प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हमारे देश में औरतों की हिफाजत के लिए कई कानून हैं। कुछ इतने कड़े हैं कि पुरुष वर्ग इन्हें अपने खिलाफ भेदभाव करने वाले कानून बताता है। इन्हीं में एक है आईपीसी की धारा 498A। यह कानून घरेलू हिंसा को रोकने के मकसद से लाया गया था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी खूब हुआ। कानून कड़ा था और इसके खिलाफ मर्दों की चीख पुकार भी सुनाई दी, और अब सरकार इस कानून को थोड़ा नाजुक बनाने जा रही है। सवाल यह है कि क्या इससे औरतें और कमजोर नहीं हो जाएंगी? आईपीसी सेक्शन 498A भारतीय दंड संहिता की वो धारा जो दहेज और घरेलू हिंसा से जुड़ी है। हालांकि साल 1961 में दहेज विरोधी कानून लाया गया था और आईपीसी में धारा 304 भी मौजूद है, लेकिन ये दोनों सिर्फ दहेज हत्या से जुड़े मामलों के लिए थे। इनमें घरेलू हिंसा का कोई जिक्र नहीं था। इसी के चलते साल 1983 में धारा 498A जोड़ी गई। धारा 498A कहती है कि अगर किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उस पर शारीरिक या मानसिक जुल्म ढाता है या उसे आत्महत्या के लिए उकसाता है तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। वहीं इस धारा का दूसरा हिस्सा दहेज उत्पीड़न से जुड़ा है। महिला के माँ बाप या रिश्तेदार उसके ससुराल वालों के खिलाफ इस धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर सकते हैं और पुलिस को इस मामले में बिना कोर्ट के वारंट के गिरफ्तारी करनी ही पड़ती है। वहीं मामला आपसी सुलह से भी नहीं सुलझाया जा सकता और खुद को निर्दोष साबित करने का जिम्मा भी आरोपी पर ही होता है। ये धारा दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से निपटने के लिए एक कारगर हथियार है, लेकिन कई बार इसका गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसने इस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। इसके चलते अब केंद्र सरकार इस कानून में फेरबदल करने का विचार कर रही है। विधि आयोग ने कानून मंत्रालय को इस मामले में सिफारिश की है। इस सिफारिश के मुताबिक अब 498A को कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाया जाएगा। मतलब ये कि ये मामला अब आपसी सुलह से निपटाया जा सकेगा। दलील ये दी गई है कि इस धारा का गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन दूसरी तरफ दलील ये भी है कि औरतों के खिलाफ हो रही हिंसा के मामलों में पहले रिपोर्टिंग और बाद में सजा बहुत कम होती है। हमारे देश में 15 से 49 साल की उम्र के बीच की 1/3 औरतें हिंसा का शिकार होती हैं, जबकि हर 10वीं औरत यौन शोषण का शिकार होती है। लेकिन सिर्फ 4 में से 1 पीड़ित ही पुलिस की मदद के लिए दरवाजा खटखटा पाती है। ये आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हैं, जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक साल 2006 से 2010 के दौरान औरतों के खिलाफ हिंसा के मामलों में 29.6% बढ़ोतरी हुई है। इन हालात में धारा 498A में तब्दीली के क्या मायने बनते हैं? आईपीसी की धारा 498A में बदलाव करने का सरकार का कदम क्या सही दिशा में उठाया गया कदम है? जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गगनजीत कौर, जो एक वकील हैं और पंजाब की असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रह चुकी हैं। मिसेज मंजीत पुरी, जो धारा 498A की प्रखर विरोधियों में से एक हैं और सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन नाम की संस्था से जुड़ी हुई हैं। जगदीप बैंस, जो एक वकील हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। गगन, एक तरफ लगातार बात हो रही है कि जितना औरतों के खिलाफ हिंसा हो रही है घरों के अंदर, उसकी बहुत कम रिपोर्टिंग होती है और बहुत कम कन्विक्शन रेट है, और दूसरी तरफ ये कानून को अब नरम करने की बात चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बात का इस मुद्दे का जो लीगल एस्पेक्ट है उसमें ये है कि जब 1983 में ये आईपीसी में अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन जोड़ी गई, तब डॉरी डेथ या मैरिड वुमेन के साथ उसके मैट्रिमोनियल हाउस में उसके साथ बहुत इनजस्टिस होता था, तब इसकी जरूरत पड़ी थी। बट अगर पिछले 3 सालों में हम देखें, 30 सालों से हम देखें, तो वो तो रेट कम नहीं हुआ, वो तो एज इट इज वैसे ही है। अगर इसके मिसयूज के कुछ डेटा आए भी हैं हमारे पास, तो इसको हम बिल्कुल, जैसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया कि इसको अबॉलिश तो नहीं किया जा सकता, बट इसको कंपाउंडेबल किया जा सकता है। कंपाउंडेबल अगर मिसयूज का कोई कॉम्प्रिहेंसिव डाटा किसी ने नहीं प्रोड्यूस किया, देयर आर केसेस। बट अगर हम देखते हैं कि ये कानून बनाने में इतनी देर लग गई, विक्टिम औरत आज से नहीं हो रही है, सदियों से हो रही है, और 30 सालों के आंकड़ों के बेस पे अगर हम कह रहे हैं कि इस प्रोविजन का मिसयूज हो रहा है, तो इसके लिए इसको नरम किया जाए। मेरे ख्याल से इसका सोसाइटी में गलत मैसेज भी जा सकता है, क्योंकि कम से कम इस प्रोविजन के साथ जो ये 498 इज नॉट ए प्राइवेट क्राइम
प्राइवेट ऑफेंस, इट इज ए सोशल ऑफेंस है। सारी जो सोसाइटी है इससे पीड़ित है। ठीक है, जो जैसे कहावत है आटे में नमक के बराबर इसकी मिसयूज हो रही है। हमें देखना है कि इसके मिसयूज को रोकना कैसे है। अगर जितने भी डाटा हमारे पास है, अगर उसके बेस पे बल्कि ये रिकमेंडेशन जो है कि इसको जिसके मिसयूज को रोका कैसे जा सकता है, रोका ऐसे जा सकता है कि जो अरेस्ट है, इमीडिएट अरेस्ट होती है ससुराल वालों की, उससे उनका मे बी इनोसेंट पीपल भी उसमें इम्प्लीकेट किए जाते हैं, जैसे कि देखने में आया भी है। उसके लिए कदम उठाने चाहिए कि उसकी मिसयूज ना हो। तो उसको अगर उसकी सजा नरम करेंगे, उसको कंपाउंडेबल बनाया जाएगा। कंपाउंडेबल अगर नहीं भी है, फिर भी हम देखते हैं हाई कोर्ट में अगर कंप्रोमाइज हो जाता है पार्टीज में, तो उनके अगेंस्ट एफआईआर क्वेश हो जाता है। आपको लगता है कि जिस भावना के साथ ये बनाया गया था उसके साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाएगा? कंप्रोमाइज होते हैं। हम जब प्रैक्टिस में देखते हैं कि जब ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आपस में दोनों पार्टियों में कोई कंप्रोमाइज के कोर्ट को लगता है, तो हाई कोर्ट के पास पावर है उनको कंपाउंड करके हाई कोर्ट उसको क्वैश कर देती है एफआईआर को। बट ये जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन, इसके मुताबिक फिर निचली कोर्ट के पास पावर आ जाएगी कि अगर कोर्ट की परमिशन से कोर्ट देखेगी, मैजिस्ट्रेट देखेगा कि हाँ इसमें कोई रिकंसिलेशन के चांसेस हैं, तो वो पावर नीचे चले जाएगी। अदरवाइज कोर्ट्स तो अब भी इसको कंपाउंड करके क्वैशिंग तो अब भी हो रही है। बट मैम पुरी, आप लगातार इस धारा के खिलाफ बात करती रही हैं और आप क्या कहना चाहेंगी इस वक्त? हम तो अभी भी इस धारा के खिलाफ ही हैं और हम नहीं चाहते कि ये कंपाउंडेबल हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये बेलेबल हो, बेलेबल हो जाए ताकि थोड़ा सा रिलीफ लड़कों को मिले, क्योंकि लड़का जब तक सरेंडर करके अरेस्ट होके जेल नहीं जाता तब तक उसको बेल नहीं मिलती। कोई एक आधा केस होता है, मेरे ख्याल 500 में एक आधे लड़के को, वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाए तब उसको बेल मिलती है, अदरवाइज नहीं। और कई बार तो पेरेंट्स को, सिस्टर्स को, ब्रदर्स को, सबको ही तकरीबन एकदम से जैसे पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। सुनने में तो यही आता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होती है जी, उसके बाद अरेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पास विक्टिम्स आते हैं, बुरा हाल है। और हम जहाँ भी जाते हैं, वुमेन सेल तो तकरीबन मेरा रोज ही चक्कर लगता है। लड़के इतना डरते हैं वुमेन सेल जाने से, क्योंकि इतना उनको वहाँ पे डराया धमकाया जाता है कि बेचारे घबरा जाते हैं। और हर कोई यही कहता है जी इस लॉ का मिसयूज हो रहा है। इवन के कल एसएसपी के रीडर ने भी मेरे को कहा, हम वहाँ गए थे किसी के साथ, उसने भी कहा कि ये लॉ मिसयूज हो रहा है लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए। पुलिस है तो पुलिस भी यही कहती है कि लॉ मिसयूज हो रहा है लेकिन हमारे हाथ बंधे। लेकिन जो बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि कुछ केसेस के आधार पे ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया जा रहा है कि इसको मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन वो बहुत कम केसेस हैं। दूसरी तरफ जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है, हालांकि जो वायलेंस है वो लगातार बढ़ी है। जो सरकारी आंकड़े हैं, नेशनल क्राइम जो ब्यूरो है, उन्होंने कहा है कि 2006 से 2010 तक औरतों के खिलाफ जो वायलेंस के इंसिडेंट्स हैं वो 29.6% बढ़े हैं। तो इसको कैसे समझा जाए? साथ में उन्होंने ये भी तो कहा है कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए, इवन के प्रणब मुखर्जी ने भी एक्नॉलेज किया है पीछे हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, कि ये सीनियर सिटीजन्स के लिए और सीनियर लेडीज के लिए ये एक अब्यूज्ड वो हो रहा है। क्योंकि मदर का क्या कसूर है? एक मदर भी तो लेडी है, उसको कोई नहीं देखता कि वो माँ है। जो 30 साल की लड़की बोले वो सब कुछ सच माना जाता है। 60 साल की या 50 साल की औरत रोती रहे, वो नहीं भी वुमेन से ला सकती, लेकिन उसको घसीटा जाता है। बेल नहीं, ये नहीं होता कि वो कैसे आएगी। हम खुद साथ जाते हैं, सोटी पकड़ी होती है, बुरा हाल। तो भाई क्यों औरतें क्या सिर्फ लड़कियों में आती हैं? औरतें, बुजुर्गों में औरतें नहीं है? जो सिस्टर इन लॉ है, जो शादी होगी 10 साल 11 साल हो गए, उसका नाम क्यों ऐड किया जाता है और उसकी बेल भी नहीं होती है? जगदीप, आप क्या कहना चाहते हैं? आई वुड लाइक टू से आउट हियर दैट आई थिंक लॉ जो कानून है हमारा, it is not really acting as a deterrent. The basic thing is the social issue. Basic जो हमारी प्रॉब्लम है डाउरी की, इन ही कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है, हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, दैट मीन्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑल में। इन द फर्स्ट प्लेस, अब गर्ल्स को जब इक्वल इनहेरिटेंस मिली रही है प्रॉपर्टी की, उस टाइम, उस जमाने में, पहले जमाने में नहीं मिल रही थी, अब उनको मिल रही है। डाउरी इन एनी केस हैज टू बी अबॉलिश्ड
लोगों के दिमाग से निकालनी पड़ेगी डाउरी। लॉ इसमें कोई खास डेटरेंट हेल्प नहीं कर रहा, ना ही लोगों को कन्विक्शन करने से, कंपाउंड करने से, इन चीजों से कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। बट आज की सोसाइटी में जो सरप्राइजिंग थिंग है, चाहे एजुकेटेड लोग हैं चाहे रूरल लोग हैं, आज की डेट में भी इतनी एक्सपेक्टेशन डाउरी की है। मैं येस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह का केस है, लड़की को उन्होंने फिगो दी, सारा कुछ दिया, एवरीथिंग, बट उसको विद इन 10 मंथ्स बोला गया कि तू अब निकल जा, तेरा बच्चा होने वाला है, हमें इनोवा वाली मिल गई है, तेरे को इनोवा वाली ला। ये तो छोटे छोटे जिम्मेदारों का हाल है, बट ये एक्सपेक्टेशन क्यों है? दैट मीन्स लोगों के माइंडसेट में है। इसका मतलब इन लोगों को कानून वेदर कंपाउंडेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो इसका सोल्यूशन इज अ मच बिगर, इसका सोल्यूशन सोशल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ढूंढना पड़ेगा। ये छोटे छोटे कानून में चेंजेस करके अगर कंपाउंडेबल हो भी रहा है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? लाइक माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड ने अभी बोला है कि हाईकोर्ट में जब केसेस आते हैं, पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज हो गया, एफआईआर क्वॉश हो जाती है। क्यों हो जाता है? लड़की वाले अक चाहते हैं, लड़के वाले अके होते हैं, वो कहते हैं बैठ के निपटा लो। बट जब लड़के वाले लड़कियों का स्त्रीधन लेके भागते हैं, उसका डाउरी लेके भागते हैं, पहले डाउरी का प्रेशर डाला जाता है। आप आज की डेट में मेरे सामने कितनी फैमिलीज ला सकते हैं जो बोले हम 0 डाउरी लेके लड़की लाने को तैयार हैं? परसेंटेज हमारी सोसाइटी की बोलिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात बोल रही हूँ? कितने लोग तैयार हैं कोई भी लड़की को डाउरी? बहुत छोटा फ्रैक्शन है। मेजॉरिटी ऑफ आवर सोसाइटी डाउरी एक्सपेक्ट करती है, मांगी छोटा जाए सा ना। फ्रैक्शन है भी, तो उसके बिहाफ पे एक हम सोशल आर्ग्यूमेंट नहीं बिल्ड कर सकते हैं। एब्सोल्युटली हम नहीं, क्योंकि डाउरी केसेस रजिस्टर होते रहेंगे। ठीक है, आज की डेट में वी हैव डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो एक बहुत बड़ी लेडीज को प्रोटेक्शन मिली है। डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रही थी? क्योंकि लेडीज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, उसकी कई वजह थी। आज की डेट में जो तो लेडीज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं वो ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। बट एक हमारी सोसाइटी में और भी बड़ा डिफेक्ट है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस होगी, डाउरी डिमांड हो भी गई, लड़की वालों के पेरेंट्स लड़कियों को वापस लेने को तैयार नहीं है। एजुकेटेड लड़कियों के पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं, तू वहीं रह, यहाँ पे ना आना वापस। सो आवर सोसाइटी जब ये पूरा जो हम दहेज का जो पूरा रुझान देख रहे हैं, उसमें फैमिली इन्वॉल्व रहती है, पूरी फैमिली, उसमें एक आदमी नहीं इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो मूक रूप में हो, चुप रहे, ना बोले। जब घर पे वायलेंस होती है तभी पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो मूक रूप में हो, चुप रहे, ना बोले। तो उस मामले में मतलब जो पुलिस है वो परिवार के खिलाफ ही कार्रवाई करेगी ना? नहीं, परिवार के कई मोस्टली तो परिवार साथ नहीं होता ना। हस्बैंड वाइफ अपने रूम में सोए हैं, रात को उनकी लड़ाई होगी किसी भी बात पे, एट एनी इशू, ये कोई वो नहीं है। वो रात को ही लड़की 100 नंबर डायल करके पुलिस बुला लेती है, वो तो पूरे फैमिली को उठा के, जबकि पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि किस बात पे लड़ाई हुई। जिस किस्म के केसेस की आप बात कर रही हैं, उतने इम्पल्सिव केसेस कितने होंगे? बहुत है हमारे पास तो। ये मैं मैडम को दोनों को मैं अपनी एसोसिएशन में बुलाऊंगी और इनको लगेगा कि कितने मतलब देख के तरस आता है। कल हमारे घर में एक 69 सेक्टर में उसने लड़की ने कोठी पूरी 1 कनाल की बहू के ब्रदर ने दबी हुई है, और उनका जो फादर इन लॉ है लड़की का, उसको लेके आए थे, मतलब मदर इन लॉ लेके आई। जब मैंने उसके फादर इन लॉ को देखा, मैंने कहा इस आदमी को देख के क्या उन लोगों को तरस नहीं आता, या पुलिस को या कानून किसी को भी, भाई ऐसे आदमी के साथ हम कहाँ भुगतेंगे? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं इसी है। के साथ जो गगन आज सुबह बात कर रही थी, एक मोरिंडा का भी केस है। गगन आप बताइए जरा। हाँ, एक लड़की पारुल नाम की लड़की है, शी वॉज प्रेग्नेंट विथ 6 मंथ्स प्रेगनेंसी। तो उसको उसके घर वालों ने, ससुराल वालों ने पीटा, और उसको जब वो अपने मायके में पहुंची तो उसका अबॉर्शन हो गया था। तो उसके जो गली मोहल्ले वाले थे, उन्होंने जो दामाद आया उनका, तो उसको पीट पीट कर वहां से भगा दिया। ये भी हमारी सोसाइटी का ही पार्ट है। ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। हमने ये देखना है कि ये बैलेंस जो हो रहा है वो किस तरफ, बैलेंस को हमने बैलेंस बनाना है। मैं आपके पास वापस आऊंगा, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं धारा 498A की और इसमें प्रस्तावित तब्दीलियों की। जगदीप, आप कुछ कहने लगे थे इससे पहले। व्हाट आई वाज गोइंग टू, मैं क्या कहना चाहती थी कि एक्चुअली
अ वेरी बिग प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, इट्स वेरी, मैरिजेस आर वेरी स्टिग्मेटिक व्हेन दे ब्रेक अप। लड़की, कोई भी लड़की अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहती। लड़की ने शादी कराई है घर बसाने के लिए, कोई प्रॉब्लम होएगी, 90% केसेस में तो प्रॉब्लम होएगी जहां लड़की को अगर कोई डिमांड की जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारी सोसाइटी में आज भी एक्सपेक्टेशन रेट डाउरी का बहुत ज्यादा हाई है, और स्टिग्मा जो इन्वॉल्व होता है उसकी वजह से लड़की को फाइट आउट करना पड़ता है। बट एज इट वॉज जस्ट मेंशन्ड कि 4 केसेस में से सिर्फ 1 केस रिपोर्ट होता है, एक केस में से अगर रिपोर्ट भी हो उसमें कन्विक्शन लेवल क्या है। सो इज दैट लॉ रियली हेल्पिंग अस फाइट द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी? वी हैव टू फाइट द रूट कॉज कि हमारी सोसाइटी में डाउरी क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस। सो इसके लिए तो लोगों को अपने माइंडसेट, लड़की वालों को और लड़के वालों के पेरेंट्स को अपने माइंडसेट चेंज करने पड़ेंगे। हाँ, अगर हमारी सोसाइटी चेंज होती है, लोग आगे आएंगे, बोलेंगे हाँ हम अपने बेटे की शादी कराने को तैयार हैं, और ये जो लड़की है हम लेने को तैयार है विदाउट एनी डाउरी, फिर तो कुछ चेंज आ सकता है। एक 15 साल का लड़का है, वो अपने फादर को जाके कहता है मेरी बोली कितने में करोगे? ये इंसिडेंट हमारे सामने है। फादर कह रहे 8 करोड़ में करूंगा, और जब 15 साल के लड़के को ही बोल दिया कि तेरी वैल्यू 8 करोड़ रुपए पड़ी हुई है, वो लड़का डाउरी क्यों नहीं लेगा? और जो डिमांड्स होती है फैमिली के खिलाफ केस इसलिए होता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव सीन इज, लड़के खुद कभी डाउरी नहीं डिमांड करते। एक में से 10 लड़का होगा, इट इज ऑलवेज द फैमिली, इट इज ऑलवेज द फैमिली कि लड़की लेके की आई है, छोटी गड्डी ले आई है, मोटरसाइकिल ले आई है, लेके की आई है। इट्स ऑलवेज द डिमांड ऑफ द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। सोना कितना ले आई है, कपड़े कितने ले आई है, एवरीथिंग, दीज आर द डिमांड्स। कर्जा सामान कितना। उसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि पूरे परिवार में बात तो किसी एक को ही कहनी है, लेकिन बाकी परिवार की सहमति है। अगर कोई उसके साथ सहमत नहीं है तो उसको बोलना पड़ेगा कि मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। इस चीज का आंसर क्या है? क्योंकि लड़के नॉर्मली हमारी सोसाइटी में, क्योंकि जॉइंट फैमिली सेटअप्स भी हैं, एंड बिकॉज लड़के दे लुक फॉरवर्ड कि मुझे पेरेंट्स से इनहेरिटेंस मिलनी है, वो अपने पेरेंट्स से बिगाड़ना भी नहीं चाहते और पेरेंट्स के प्रेशर के नीचे भी रहते हैं, इसलिए कभी बोल नहीं सकते, चाहे उनके अंदर डाउरी की डिमांड ना हो, इसलिए उनको अपने पेरेंट्स का साथ देना पड़ता है। जब इन लॉज लड़कियों का स्त्री धन लेके भागते हैं तो फिर लड़कियों को केस करना पड़ता है ना। फिर अपना स्त्री धन, वो तो 10-10 साल वापस नहीं किए जाते, फिर लड़कियां क्या करें? अमेरिका में अगर इधर मकान की बात हुई है कि लड़की मकान में बैठी हुई है, हाँ अमेरिका में, बाकी कंट्री में तो लड़कियों को मकान मिलता है, यहाँ पे लड़कियों को सड़कों पे फेंका जाता है। क्यों? ये लॉज भी निकाल देते हैं, लड़की के पेरेंट्स कहते हैं हमारे से तेरा बोझ नहीं रखेगा, तो लड़की क्या करेगी जाके? बिल्कुल ठीक। गगन, जो एक मुद्दा है कि जैसा हमारा पूरा सोशल सेटअप है उसमें अगर आपका जो मैट्रिमोनियल जो जीवन है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण आप अलग हो रहे हो, आप इतना बुरी तरह लड़के उसको छोड़ते हैं, उसमें एक दुश्मनी की हद तक जाते हैं, वो कारण एक रहा होगा इसमें? ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जो लीगल एडवाइस है, मैं बीइंग एन एडवोकेट, मैं इसमें क्योंकि प्रैक्टिकली मैं इस फेज से गुजरती हूँ कि जो लड़की कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, उसके साथ अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी तो जो हमारी कम्युनिटी है तो उसको केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको एलिगेशंस लगते हैं, इस बात पे मैं डिनाई नहीं करती हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो एक बार वकील के पास गया, उसने कहा कि मेरी और मेरी पत्नी की आपस में नहीं बनती है, हमारा बहुत सारा कल्चरल गैप है, दोनों अलग अलग जगह से थे, लेकिन जो एडवोकेट था वो उनको सलाह दे रहा था कि आपको ये धाराएं डालनी तब जो तलाक है आसानी से। यही बात जो आप प्रैक्टिकली कह रहे हो, यही बात मैं कह रही हूँ कि ये लीगल एडवाइस है, तो थोड़ा हम लोगों को भी अगर इस मामले को, क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम है, जैसे मैडम ने कहा कि लड़के कोई बिना डॉरी के नहीं करते, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी कि लड़की को भी चाहिए भी, मैंने उससे शादी नहीं करनी जो डॉरी ले रहा है, थोड़ा उसको भी थोड़ा सा स्ट्रांग होके अब सोसाइटी में आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उसका अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट है। हमारे ऐसे केस हो चुके हैं, लड़कियों ने बारातें वापस भेज दी, उन्होंने बोले उनके फादर्स डाउरी देने को तैयार थे, लड़कियों ने बोला बारात वी आर आई एम नॉट गोइंग टू मेक माय फादर गिव द डाउरी, दे सेंड द बारात। तो इनकी गिनती बढ़ानी पड़ेगी ऐसे इंसिडेंट्स। मैं मंजीत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक तरफ जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें दहेज है, उसमें वायलेंस है, वो एक मुद्दा है, और उसी समाज में एक जो कानून है उसका मिसयूज भी हो रहा है, और उसमें जैसे गगन ने कहा है कि वकीलों की भी सलाह है, उसमें भी कहीं हद तक काफी सारे लोगों की सहमति है, इसमें कैसे बैलेंस हो सकता है? ज्यादातर तो एक्चुअली पुलिस वालों का और वकीलों की सलाह होती है, उनका सबसे पहले सलाह यही होती है कि जितने ज्यादा नाम आप डालोगे ना, आपको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, उतना ज्यादा प्रेशर आपका बढ़ेगा। हाँ, उतने पैसे ज्यादा मिलेंगे। अब
परसों वुमेन सेल में एक केस था, रेडी लगाता है सब्जी की लड़का, लड़की 30 लाख डिमांड कर रही है, कहाँ से देगा वो? नहीं तो वो कहती है अगर तू मेरे को नहीं देगा तो मैं मिट्टी का तेल डाल के यही वुमेन सेल के बाहर आग लगा लूंगी अपने आप को। मेरे हस्बैंड वेरी बड़े स्ट्रांग हैं वो, उन्होंने लड़की को बोला चल अभी लगा आग अपने आप को, मैं देखता हूँ तू कैसे लगाती। सारे वुमेन सेल वाले इकट्ठे हो गए, फिर उन्होंने लड़की को समझाया। लड़की बड़ी देखने में मतलब मोटी सी अजीब सी थी, लड़का हैंडसम था, जो भी था। उसको लड़की को लग रहा था कि अब मेरी तो एक बार तो मैंने गलती तो कर ली, बच्चे भी छोड़ आई उसके पास, घर भी छोड़ आई ईगो के कारण। मेन हमारी प्रॉब्लम क्या है आजकल जो भी है लड़के लड़कियों में, ईगो प्रॉब्लम ज्यादा मार रही है जो घर तोड़ रही है। अगर हम लड़कों को क्या लड़कियों को क्या दोनों को अगर हम समझाएं कि ईगो और ये सब चीजें नहीं चलती शादियों में, बाकी जगह आप अपने फ्रेंड सर्कल में और जगह आप अपनी ईगो रख लो, लेकिन शादी के मामले में लड़की चाहे मैं कहती हूँ जो मर्जी प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, उसकी ईगो नहीं आ सकती। No, that is I would differ with my friend here because ईगो की प्रॉब्लम नहीं है। जो डाउरी केसेस रजिस्टर होते हैं इन थिन एयर नहीं होते, कोई किसी को उठा के नहीं ले जाता, उनको क्राइम सेल में अगेंस्ट वुमेन सेल में बुलाया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, रिप्लाई फाइल होते हैं, एविडेंस कलेक्ट होती है। जब एविडेंस देखी जाती है कि बैंक अकाउंट्स में लड़की के फादर या लड़की के अकाउंट से कितना पैसा उनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्ट हुआ है, गाड़ियां खरीद के दी है, सारा कुछ, लेकिन सारा तो एक नंबर के पैसे में तो नहीं, ओनली दैट इज द ओनर्स ऑफ द गर्ल्स फैमिली टू प्रूव the funds कि उन्होंने कहां से, yes they have to, there is a law regarding that, there is a law regarding that, but वो सारा proof देना पड़ता है, but only after that case register होता है। and regarding ego वगैरह की बात, now we have the Domestic Violence Act 2000, I mean women can just अब मेक एन एप्लीकेशन, अगर उनका अब्यूज हो रहा है, उनको अब्यूज किया जा रहा है, अगर उनको मेंटेनेंस नहीं दी जा रही, अगर कितने और इश्यूज हैं, बच्चों की देखभाल, एंड है हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग हैं जो मेंटेन नहीं करते वाइफ्स को, तो उनके पास एक लॉ है। सो डाउरी हैरेसमेंट एक्ट इज अ सेपरेट थिंग, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट रिगार्डिंग ईगो इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन जगदीप, जो मुद्दा है कि बहुत इम्पल्सिव पलों में जब आप एक एप्लीकेशन से बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है, तभी तो उसको इन्वोक किया जा रहा है, यहीं पर तो मिसयूज का इशू आता है। मैं इस चीज पे कहती हूँ, कोई भी लॉ, कोई भी सेक्शन, नॉट ओनली क्रिमिनल लॉ, उसमें तो किसी भी चीज का कोई भी मिसयूज हो सकता है। लॉ बनाना बंद नहीं कर सकते, लॉ है, उसका हर चीज, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज है, उसका यूज एंड मिसयूज होता है। बट इन दिस केस लाइक वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर कि अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स सिर्फ कितने केसेस डाउरी के फेल होते हैं क्योंकि एविडेंस नहीं होती, उसमें केस रजिस्टर नहीं होता। आफ्टर ऑल लड़के वालों को सुना जाता है, अपॉर्चुनिटी, सिर्फ जब एविडेंस आती है डाउरी की तब केस रजिस्टर होता है। इट्स नॉट दैट रातों रात उठा के ले जाता है, ऐसे नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। अक्विटल्स भी हो जाती हैं, कन्विक्शंस कितनी होती हैं, एंड इनफैक्ट कितने जेन्युइन केस में कन्विक्शंस नहीं होती हैं फॉर दैट मैटर, कितने जेन्युइन केसेस में भी नहीं होता। गगन, एक ऐसा मुद्दा है कि अगर इन धाराओं के अंदर अगर केस दर्ज होता है तो जिसके खिलाफ केस दर्ज होता है उसको अपनी इनोसेंस, उसको अपनी कि वो बेकसूर है वो साबित करना होता है, जबकि बहुत बड़े बड़े क्राइम हैं, कत्ल है, उसमें सभी में जो साबित करना होता है दूसरी पक्ष को कि हाँ इन्होंने क्राइम किया है। तो आपको क्या लगता है कि इसको कुछ ना कुछ रिलैक्स किया जाना चाहिए और कुछ बैलेंस क्रिएट किया जाना चाहिए? जो आपका क्वेश्चन है ना, इसमें एक दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी 2008 में चंद्रभान में, उसमें मेन यही था कि जो भी ऐसे केसेस हैं 498 एक है, उससे पहले एफआईआर एकदम डायरेक्ट रजिस्टर नहीं होगी, तो वो फॉलो हो रहा है दिल्ली में। एफआईआर एकदम से रजिस्टर नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन एफआईआर करेगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो प्रॉपर होगी, उसको हायर लेवल पुलिस अफसर के बाद अप्रूवल के बाद केस रजिस्टर्ड होगा, तो उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी और एकदम से अरेस्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो अरेस्ट करना है नेचुरली, अगर इनोसेंट को अरेस्ट कर लेंगे तो उसकी डिग्निटी है जो वो तो डाउन जाएगी सोसाइटी में। तो इसी चीज को रोकने के लिए कि इसका मिसयूज ना हो, उसमें कुछ गाइडलाइंस दी थी जो दिल्ली में फॉलो हो रही है, इवन के तमिलनाडु में भी ये फॉलो हो रही है, ये जो गाइडलाइंस है कि एकदम से तो पर उसमें अगर उन चीजों को एकदम से फॉलो किया जाए, अगर कंपाउंडेबल बना दिया, आंध्र प्रदेश में ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है, अगर इधर भी बना दिया जाता है तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। जैसे मैडम बैंस ने भी कहा है कि ये जो लॉ है, मेन बात है कि जो इसकी जो अरेस्ट है
जो एकदम से की जाती है उसको कैसे रोका जाए, इससे बैलेंस हो सकता है। एकदम से किसी की फैमिली को उठा के, जैसे मैडम मजीद ने कहा है कि ऐसे एकदम से फैमिली में उठा के ले आते हैं, उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है वो डाउन होती है। तो उस चीज को रोकने के लिए एकदम से इन्वेस्टिगेशन करके, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके, जो एनजीओज हैं, एनजीओज हैं, जो विमेन सेल्स हैं, उनमें देख के थोड़ा दोनों पार्टीज को बुलाया भी जाता है। मेरी जो नॉलेज में है, वैसे मैडम कह रहे हैं, मेरी नॉलेज में है कि एकदम से नहीं होता, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है। बाकी जो हमारी पुलिस की एक इमेज बनी हुई है सोसाइटी में, थोड़ा उनका अक्खड़ सा जो रवैया है उसको देख के लोग थोड़ा उनसे बचते हैं, अदरवाइज तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन करके ही अरेस्ट की जाती है। मंजीत जी, गगन के आर्ग्यूमेंट के बाद तो ये लगता है कि इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। उससे अब इनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कभी ये बिना वकील बने और एक लड़के की साइड का बन के, अगर इन्होंने एक्चुअली पता करना है, दोनों को मैं ये जरूर, अगर रिक्वेस्ट है मेरी कि एक बार ऐसे बन के कि हम लड़के वालों की साइड के हैं और वुमेन सेल जाके हाल देखें जो लड़कों का हाल करते हैं। आज हम जिस लड़के के साथ गए थे, 1 महीने से सहारनपुर से उसको 8 बार बुलाया गया है, बुरा हाल करते थे, आज उनका बिल्कुल टोन ही बदल गया। मंजीत जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ लड़कियों के साथ जाते हैं, कुछ लोग हैं जो लड़कों के साथ जाते हैं और उनके अपने ऐसा लड़कियों के साथ तो जाने की जरूरत ही नहीं, लड़की के साथ तो जाने की जरूरत नहीं। मैडम, मैं आप थोड़ा रोक रही हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपके पास लोग आते हैं वो कौन सी क्लास के ज्यादा होते हैं? किस एजुकेटेड होते हैं, मिडिल क्लास? नहीं, एजुकेटेड तो होते हैं, मिडिल क्लास जैसे बोलते हैं, हाई फाई भी बहुत होते हैं। तो उस हिसाब से जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस का आर्ग्यूमेंट है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपने कुछ केसेस के बिहाफ पे ये सारा आर्गुमेंट बिल्ड किया है कि इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाना, उसको कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाया जाना चाहिए। यस, लेकिन कंपाउंडेबल बनाने से लड़कों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, सिर्फ बेलेबल बनाने से उनको रिलीफ मिलेगा। बाकी तो रिगार्डिंग मैंने अरेस्ट की जो गाइडलाइंस आपको बताइए, नॉन बेलेबल से थोड़ा सोसाइटी में एक रहेगा, डर रहेगा सोसाइटी में। लेकिन अगर आप एकदम बेलेबल कर देते हो फिर तो नहीं, अब बस एक खत्म क्या हो गया कि अवेयरनेस आ गई है। जो ये कह रहे हैं ना कि एकदम से उठा के नहीं ले जाते, अब लड़कों में ना अवेयरनेस आ गई है काफी, भाई ये होना है। जैसे ही वुमेन सेल में केस डलता है ना, नोटिस बेल ले लेते हैं। आज हमने 3 लड़कों को लेके दी नोटिस बेल, भाई ताकि एकदम से तुमको जैसे डराते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ठीक है कि इस मुद्दे पे बहुत सीरियस बातचीत होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। इस कानून की जरूरत भी है, लेकिन साथ में इसका मिसयूज भी हो रहा है। एंड इनफैक्ट अगर कंपाउंडेबल हो भी जाएगा, उसमें नुकसान तो लड़कियों का, शी कैन बी पुट अंडर प्रेशर, उसको प्रेशर पे डालेंगे कि एग्रीमेंट करो, कॉम्प्रोमाइज करो। द गर्ल कैन बी पुट अंडर प्रेशर, उसके साथ मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे बहुत लंबी बहस अभी होनी चाहिए। आप सभी आज की इस बहस में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धारा 498A का क्या स्वरूप होना चाहिए, ये विवाद का विषय है। इंसानी जिंदगी के साथ जुड़े हर मसले पर विचार विमर्श होना ही चाहिए। तो 498A के किसी भी स्वरूप को अपवाद क्यों माना जाए? इस सारे विचार विमर्श में मुख्य मुद्दा एक ही होना चाहिए, औरतों के मान सम्मान और जान की हिफाजत सुनिश्चित हो। इसी के साथ हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।